जो लड़का लड़की के आने पर कमेंट करता है या हल्ला करता है, उसके घर में मां बहन नहीं है। तुम आज इस लड़की पे कमेंट कर रहा है, कल तुम्हारी मां बहन पे कमेंट होगा। तुम इस बात को समझो। ये क्या है? पढ़ने के लिए ना आया है? क्या है ये? कमेंटबाजी करने के लिए आया है? लड़की आएगी तो कमेंट करेगा। सारा का सारा लड़का को चिन्हित करके निकलवाओ, तो चिन्हित करके हमको वीडियो भेजो, अभी हम दिखा देते हैं ये सबको। लड़की पे कमेंटे करना भूल जाएगा, इतना मारेंगे ना, लड़की पे कमेंट करेगा। वीडियो भेजो, चिन्हित करो तो कौन कौन है। एक ही ना है, इसमें बहुत सारा है, इसको अभी हम दिखा देते हैं। पढ़ने के लिए आया है कि क्या करने के लिए आया है? पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। 4 गो क्वेश्चन पूछेंगे, नानी याद आ जाएगा। इसका कार्ड भी नहीं है। ये लड़का का कार्ड कहां है? ये दूसरे का कार्ड है। ये किसका कार्ड है? उसी का कार्ड है। उसका तो कार्ड नहीं है ही। तुम्हारा कार्ड है जी? है कहां गया लड़का? कहां गया वो? उसका कार्ड है वो। उसका कार्ड नहीं है, उसका कार्ड लो तो। ये दूसरे किसी का कार्ड है। दूसरे कार्ड पे आता है पढ़ने के लिए। अगर वो इस कार्ड पे आ रहा है पढ़ने के लिए तो कार्ड कहां है उसका? उसका कार्ड लो। उसी का कार्ड है ये। चेहरा तो उसका नहीं लग रहा है। और कौन कौन लड़का है? उठ जाओ, अपने मन से उठ जाओ। जो जो हल्ला किया है अभी लड़की के आने पर, कमेंट किया है, अपने मन से उठो, नहीं तो हम उठाएंगे तो हम बहुत मारेंगे आज। तुम लोग बात से समझने वाला न है। कॉपी लेते हो? उस लड़का कॉपी लेकर के भेजो तो। अभी 4 गो क्वेश्चन पूछते हैं, उसी में उसको हम नानी याद दिला देते हैं। चलो आओ इधर, कॉपी लेके आओ तुम। कॉपी लेके आओ इधर, कॉपी लेके उसको भेजो। कॉपी लेके आओ इधर। क्या पढ़ता है? सिर्फ हल्ला करेगा, 4 गो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा। इधर आओ, कॉपी लेके आओ इधर। तुम बुला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है? जाएंगे तो और कूटेंगे हम, हॉस्पिटलाइज कर देंगे हम तुमको आज। हिमालय की नदी और प्रद्वीपीय भारत की नदी में क्या अंतर है? बोलो। उत्तरी भारत से बहती है। हाँ। और बस यही, इतना ही बताए थे। हैं? नहीं थे। जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन का जवाब दो ना तुम।
देखिए एक बात समझिए, देखिए हाल फिलहाल का घटना है। अतीक अहमद का नाम आप लोग सुने होंगे, काफी चर्चा में था। अतीक अहमद क्या करता था बताइए? लोग को दिन दहाड़े मार देता था, लोग को दिन दहाड़े मार देता था, लोग को धमकी देता था। अतीक अहमद एमपी रहा है, एमएलए रहा है, इतना बड़ा गुंडा था और लोग को दिन दहाड़े मारता था। और अपना कैसे मराया बताइए? दिन दहाड़े उसको भी कोई मार दिया ना। तो मतलब ये घटना क्या सीख देता है बताइए ना? ये घटना तो यही ना सीख देता है, हो आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। आज आप ये लड़की पे कमेंट करते हैं, ये भी किसी की बहन है, हमारे पास पढ़ने आई तो हमारी बहन है। आप इस पे कमेंट कर रहे हैं, जानते हैं इसका इंपैक्ट आप पर पड़ेगा। आपकी मां पर, आपकी बहन पर कोई कमेंट करता होगा निश्चित तौर पर। आप चाहते हैं कि आपकी मां और आपके बहन पर कमेंट हो? क्या आप चाहेंगे? कभी चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो आप क्यों कमेंट करते हैं बताइए? इन चीजों का निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, आपके फैमिली पर पड़ता है। आपको लगता है कि नहीं, हम तो इस पे कमेंट करके चले गए, हमारी बहन पर कौन कमेंट करेगा। आप भ्रम में जी रहे होते हैं कि आपकी बहन पर कोई कमेंट नहीं करेगा। अगर आप किसी दूसरे की बहन पे कमेंट करते हैं तो आपकी बहन पे भी कोई कमेंट करेगा, कोई ना कोई जरूर होगा। और आप हमसे पढ़ने आए हैं और हम हमेशा बोलते हैं क्लास में, सभी छात्राएं हमारी बहन है और आप हमारी बहन पे कमेंट कर रहे हैं, आप अपने गुरु के बहन पे कमेंट कर रहे हैं। तो आप उम्मीद लगाइए कि आप क्या कर पाइएगा बताइए? क्या कर पाइएगा? आपसे क्या हो पाएगा? आपसे कुछ हो पाएगा? अगर ये लक्षण रहा ना, कुछ नहीं हो पाएगा। अरे अपना गर्मी उतारना है, किताब पे उतारिए ना, किताब लेकर के पढ़िए ना। किताब लेकर के पढ़ने में क्या होता है? ज्यादा गर्मी है, किताब लेकर के 6 घंटा पढ़िए, सब गर्मी शांत हो जाएगा। खाली फालतू फालतू काम करते रहते। एगो क्वेश्चन पूछे, देखिए जवाब दिया, वही चीज अपना एनर्जी जो है किताब में लगाता, याद करता। कॉपी में इतना चीज लिखा हुआ है, याद नहीं कर सकते थे आप? कमेंटबाजी करने में एकदम बहुत एनर्जी आ जाता है। बैठिए यहां पे, बैठिए आप, आज बैठिए यहां पे। कार्ड वही है आपका? है आप ही का कार्ड है? बैठिए यहां पे, यहीं पे बैठिए। बैठने दीजिए जी, बैठने दीजिए। कार्ड इसका दो, बैठिए यहीं पे, बैठिए यहीं पे बैठिए। अरे यहां पे बैठिए ना। क्या कॉपी और है? कार्ड दो, कार्ड इसका हमको दो, कार्ड हमको दो, हमको दो। पढ़ने के लिए आए हैं बताइए? पापा क्या करते हैं आपके? हैं बताइए? किसान हैं। सबका ये कार्ड को क्या कर दिए हैं आप बताइए? खींच दिए थे जी? है कार्ड तो खिंचाया हुआ है पानी में। कहाँ है मोबाइल? कहाँ है मोबाइल? निकालिए तो आप अपना, दीजिए, लॉक खोल के दीजिए। दीजिए, लॉक खोल के दीजिए। घर का नंबर कौन चीज से सेव है? कहां घर है आपका? कहां घर है? रक्सौल? रक्सौल कौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रक्सौल डिस्ट्रिक्ट है? होम 1 2 3, इसमें पापा कौन उठाते हैं? पापा का कौन नंबर है? सही सही बताइए।
मम्मी रखती है। कौन नंबर है इसमें घर का? कोई नहीं है इसमें। तो किस नाम से घर का नंबर सेव है? चाचा जी के नाम से। चलिए आइए पढ़ते हैं। आइए आराम से जवाब दीजिएगा। केनारी की धारा किस महासागर में बहती? अटलांटिक महासागर में। इसकी प्रकृति कैसी? ठंडी ना। किन देशों के तट पर? स्पेन और पुर्तगाल। विस्के की खाड़ी में बहने वाली धारा को किस नाम से? रेनेल। कौन सा धारा? रेनेल। इसकी प्रकृति कैसी? बिस्के की खाड़ी किन दो देशों के तट पर? स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस। नॉर्वे की धारा एवं इरमिंजर की धारा किस प्रकृति की है? इरमिंजर की धारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी आइसलैंड। पूर्वी प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा कौन कौन है? कैलिफोर्निया, पेरू या हम्बोल्ट और आयो सिबो या क्यूराइल ना। और आर्कटिक की धारा प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधाराएं कौन कौन? क्यूरोसिबो, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा और अलास्का की धारा। अलास्का की धारा। ओयोसिबो की धारा को अन्य किस नाम से? क्यूराइल। काली धारा क्यूरोसिबो। क्यूरोसिबो। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। क्या हेडिंग मरवाए थे? पवन ना। पवन। 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 सुनिए, एक सीधा सा बात यह है। चलिए अब मुंह बंद कीजिए, अब बकबक करना बंद कीजिए, ठीक है। पवन। पवन में एक सीधा सा बात है कि जो पवन होता है ना, जो वायु होता है, वह आपको उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। और पवन के चलने का कारण वायु दाब में अंतर का होना है। अगर वायु दाब में अंतर नहीं होगा तो पवन नहीं चल सकता है। अगर वायु दाब में अंतर नहीं होगा तो पवन नहीं चल सकता है। तो पवन के चलने का जो कारण है, पवन के चलने का कारण है वायु दाब में अंतर का होना। वायु दाब में अंतर का होना। अंतर का होना।
वायु दाब में अंतर का होना। वायु दाब में अंतर होने के कारण ही जो है आपको पवन चलती है। और साथ ही साथ पवन की अगर हम लोग बात करें तो पवन जो है हमेशा, आप समझिए, अब इधर उधर मत कीजिए, आप तो लगता है हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, 2 कॉपी रखे हुए हैं, इसका मतलब है हिस्ट्री भी पढ़ता है। ठीक है, बताइए आप कैसे ही गड़बड़ काम कर रहे थे? आप शुरू से पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस लिखा हुआ है, हैं? तो ये कॉपी किसका है? तो कॉपी आप तो प्राचीन भारतीय इतिहास से न पढ़ रहे हैं। बताइए कितना 2-3 महीना से पढ़ रहे हैं, तब आप कैसे ही गलती कर रहे हैं? देखिए, एगो नया बच्चा आता है ना, तो उसको नहीं पता रहता है कि मास्टर कैसन है, ना है, पागल है, क्या है, ना है, क्या करेगा, नहीं करेगा। आप तो हमारा रूप देखे होंगे इससे पहले भी। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हम क्लास में पीटे हैं, हम तो बहुत बार पीटते हैं, हमेशा पीटते रहते हैं विद्यार्थी को, समझ गए? तो बताइए, आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, तब कैसे आप गलती कर रहे हैं? आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सब चीज पढ़ रहे हैं। बताइए, महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, किसी को समझने में 21 दिन बहुत हो गया, 21 दिन से ज्यादा समय से आप हमारे साथ हैं, तब आप पता नहीं कैसे गलती कर रहे हैं। चलिए अब समझिए, अब यहां पे आइए। पवन की अगर बात करें हम लोग, तो पवन के चलने का जो सबसे बड़ा कारण है, देखिए जैसे जलधारा के चलने का कारण क्या है? जलधारा के चलने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, तापमान में अंतर, लवणता में अंतर, ये सब है। उसी प्रकार से जो है पवन के चलने का कारण है वायु दाब में अंतर का होना, वायु दाब में अंतर का होना। और दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग पवन की बात करें तो पवन जो है हमेशा उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है, निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है पवन। अब देखिएगा, जो अपना पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी को 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है। संपूर्ण पृथ्वी की अगर हम बात करें तो जो पूरा का पूरा पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी को जो है 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है। 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है पूरे पृथ्वी को। अब पूरे पृथ्वी को जो 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है, कौन कौन सा 7 वायुदाब पेटी है, इसको हम लोग देखते हैं। तो आप सब लोग एक बात से तो अवगत है कि पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये आपको विषुवत रेखा है, ये आपको विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा है, ये आपको विषुवत रेखा है। अब देखिएगा, विषुवत रेखा के ऊपर या विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सालों भर सीधी या लंबवत चमकती है, जिस वजह से यहां पर गर्मी अधिक होता है, यहां पर गर्मी अधिक होता है। और आप याद कीजिए, हम आपको लिखाए हैं, जहां पर गर्मी अधिक वहां पर निम्न वायुदाब, तो विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में निम्न वायुदाब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो विषुवत रेखा के आसपास उत्तरी गोलार्ध में भी लो प्रेशर बेल्ट, एलपी यानी लो प्रेशर बेल्ट का हिंदी निम्न वायुदाब
पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। उसी प्रकार से अगर बात हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र की करें, अगर बात हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र की करें, ध्रुवीय क्षेत्र की करें, ये आपको उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, नॉर्थ पोल है, ये सब बताना नहीं ना होगा हो। कितना बार बताएं, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। अब ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, ये आपको दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है। और ध्रुवीय क्षेत्र में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस वजह से यहां पर जो होता है ठंडा होता है, यहां पर गर्मी नहीं होता, ठंडा होता है। और जब यहां पर ठंडा है तो यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट या लो प्रेशर, हाई प्रेशर बेल्ट ना, हाई प्रेशर बेल्ट, समझ गए, हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। तो एक बात तो आपको स्पष्ट हो गया कि विषुवतरेखीय क्षेत्र में लो प्रेशर बेल्ट और ध्रुवीय क्षेत्र में हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय क्षेत्र में हाई प्रेशर बेल्ट, इतना बात स्पष्ट हुआ। अब देखिएगा यहां पर आप सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलता है। अब इन अक्षांश रेखाओं में एक होता है आपको 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इससे ऊपर जाएंगे तो एक होता है 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। फिर और ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा एक 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और एक मिलेगा आपको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। फिर आपको मिलेगा 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और फिर आपको मिलेगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसी प्रकार से जब आप विषुवत रेखा के नीचे आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध मिलता है, और दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और फिर आपको एक मिलेगा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसके बाद जो है उसी प्रकार से आप आएंगे तो आपको 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और फिर एक मिलता है आपको 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और इसके बाद फिर एक मिलता है 85 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 85 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और एक मिलता है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब देखिएगा जिस प्रकार से आपको विषुवतरेखीय क्षेत्र में लो प्रेशर बेल्ट और ध्रुवीय क्षेत्र में हाई प्रेशर बेल्ट, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, दोनों गोलार्ध में अगर हम लोग बात करें तो दोनों गोलार्ध में जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश होता है यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। तो दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री के बीच में हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, तथा दोनों गोलार्ध में 60 से 66.5 डिग्री के बीच में लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो है आपको विषुवतरेखीय क्षेत्र के आसपास निम्न वायुदाब पेटी एक हो गया, विषुवत रेखा के आसपास निम्न वायुदाब पेटी एक वायुदाब पेटी हो गया। दूसरा उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री 2 वायुदाब पेटी हो गया। तीसरा उत्तरी गोलार्ध में 60 से 66.5 डिग्री 4 हो गया, और फिर 3 हो गया, 3 हुआ, और फिर 85 से 90 डिग्री उत्तरी 4 हुआ, और फिर इधर 30 से 35 डिग्री दक्षिण 5 हुआ, 60 से 66.5 डिग्री 6 हुआ, और जो है 85 से 90 डिग्री 7 हुआ। तो अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी को यही 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है।
विषुवत रेखा के आसपास निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखा के आसपास निम्न वायुदाब पेटी, फिर जो है आपको 30 से 35 डिग्री उत्तर, 30 से 35 डिग्री दक्षिण, 60 से 66.5 डिग्री उत्तर, 60 से 66.5 डिग्री दक्षिण, 85 से 90 डिग्री उत्तर और 85 से 90 डिग्री दक्षिण, 85 से 90 डिग्री दक्षिण। तो ये टोटल 7 वायुदाब पेटी में जो है पूरे पृथ्वी को बांटा गया है, पूरे पृथ्वी को जो है 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है। अब देखिएगा, बात अगर हम लोग पवन की करें तो अब ये तो पृथ्वी को जो 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है उससे हम आपको अवगत करवा दिए हैं। अब देखिएगा, बात अगर हम लोग पवन की करें, जैसे आपने पढ़ा है कि जो जलधारा होता है वह आपको 2 प्रकार का होता है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। उसी प्रकार से अगर पवन की हम लोग बात करें तो पवन 3 प्रकार का होता है। पवन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पवन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो पवन 3 प्रकार का होता है। अब पवन जो 3 प्रकार का होता है उसमें एक होता है अस्थाई या प्रचलित पवन, एक होता है अस्थाई या प्रचलित पवन। अस्थाई या प्रचलित पवन। फिर आपको एक दूसरा होता है मौसमी या सामयिक पवन, एक दूसरा होता है आपको मौसमी या सामयिक पवन, सामयिक पवन, मौसमी या सामयिक पवन होता है। फिर एक तीसरा होता है स्थानीय पवन, और एक तीसरा क्या होता है? स्थानीय पवन, स्थानीय पवन। अब देखिएगा, पवन तो 3 प्रकार का होता है, अस्थाई या प्रचलित पवन, मौसमी या सामयिक पवन और स्थानीय पवन। अब अगर हम लोग बात करें अस्थाई या प्रचलित पवन की, तो जो अस्थाई या प्रचलित पवन होता है ये आपको 3 प्रकार का होता है। अस्थाई या प्रचलित पवन भी 3 प्रकार का होता है। अब अस्थाई या प्रचलित पवन जो 3 प्रकार का होता है उसमें एक होता है आपको व्यापारिक पवन, एक होता है आपको व्यापारिक पवन, फिर एक दूसरा होता है आपको व्यापारिक पवन के बाद एक दूसरा होता है आपको पछुआ पवन, दूसरा होता है पछुआ पवन, और एक तीसरा होता है ध्रुवीय पवन। एक तीसरा क्या होता है? ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन होता है। फिर इसके बाद अगर हम लोग मौसमी या सामयिक पवन की बात करें तो मौसमी या सामयिक पवन भी 3 प्रकार का होता है। मौसमी या सामयिक पवन भी 3 प्रकार का होता है। अब मौसमी या सामयिक पवन जो 3 प्रकार का होता है, मौसमी या सामयिक पवन जो 3 प्रकार का होता है उसमें एक होता है मानसूनी पवन, मानसूनी पवन, फिर एक दूसरा होता है स्थल समीर और जल समीर, स्थल समीर और जल समीर, स्थल समीर और जल समीर, और एक तीसरा होता है पर्वत समीर और घाटी समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। समीर कहिए, पवन कहिए, वायु कहिए, सब एक बात है, समझिए। अब समीर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ और नहीं समझ लेंगे, बल्कि समीर का मतलब भी आप क्या समझेंगे? पवन। क्या समझेंगे? पवन। तो पर्वत समीर और घाटी समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। तो मौसमी या सामयिक पवन भी 3 प्रकार का, मानसूनी पवन, स्थल समीर और जल समीर, पर्वत और घाटी समीर। फिर इसके बाद स्थानीय पवन। अब अगर हम लोग स्थानीय पवन की बात करें तो जो स्थानीय पवन होता है ये 2 प्रकार का होता है। स्थानीय पवन 2 प्रकार का होता है, एक आपको गर्म होता है और दूसरा आपको ठंडी होती है, एक गर्म और दूसरा ठंडा। जैसे जो है आपको चिनुक, हरमट्टन, सिराको, सिमुम, ये सभी गर्म पवन के उदाहरण है। मिस्ट्रल, बोरा, ये सभी ठंडी पवन के उदाहरण है, ये सभी ठंडी पवन के उदाहरण है। तो पवन में इतना कुछ को देखना है, समझिए, पवन में इतना कुछ को देखना है। लेकिन अगर हम लोग परीक्षा के लिहाज से देखें तो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वह स्थानीय पवन है। पवन से संबंधित
अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो ज्यादातर केस में चांस यही रहता है कि स्थानीय पवन से प्रश्न पूछा जाए, और स्थानीय पवन से जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हमने जो आपको नाम लिया है, मिस्ट्रल का नाम लिया है, बोरा का नाम लिया है, सिमुम का नाम लिया है, हरमट्टन का नाम लिया है, सिराको का नाम लिया है, ब्लैक रोलर है, पापा गायो है, ये तमाम पवन के नाम है। ये पवन किस प्रकृति के हैं? एक प्रश्न ये पूछा जाता है कौन पवन किस प्रकृति के हैं, और एक ये पूछा जाता है पवन से संबंधित प्रश्न कि कौन पवन कहां बहती है। अमेरिका में कोई बहती है, कोई जापान में बहता है, कोई मेक्सिको में बहता है। तो अलग अलग पवन जो है अलग अलग देशों में बहती है। जैसे कि अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत में लू, समझ गए, लू की अगर हम बात करें तो लू जो है आपको भारत में बहती है, लू भारत में बहती है। उसी प्रकार से जो है पापागायो जापान में बहती है। अन्य पवन अलग अलग देशों में बहा करती है। तो जो अन्य पवन अलग अलग देशों में बहा करती है उसकी चर्चा जो है आगे हम आपके साथ करेंगे। लेकिन अब पवन जो मूल तौर पर, एक बार फिर से पवन को तो हम बांट दिए, लेकिन एक बार फिर से बता रहे हैं। अगर हम पवन की बात करें तो पवन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। अस्थाई या प्रचलित पवन, मौसमी या सामयिक पवन, और स्थानीय पवन। फिर अस्थाई या प्रचलित पवन भी 3 प्रकार का होता है। और अस्थाई और प्रचलित पवन जो 3 प्रकार का होता है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। फिर आपको मौसमी या सामयिक पवन भी 3 प्रकार का होता है। मानसूनी पवन, स्थल समीर, जल समीर, पर्वत और घाटी, पर्वत और घाटी। और स्थानीय पवन 2 प्रकार के, गर्म और ठंडी, गर्म और ठंडी। इतना बात क्लियर? अब देखिएगा, अब यहां पर समझिएगा कि अस्थाई या प्रचलित पवन किसे कहते हैं। देखिए, अस्थाई या प्रचलित पवन उस पवन को कहा जाता है जो सालों भर 365 दिन, सालों भर मतलब 365 दिन, वैसा पवन जो सालों भर एक ही दिशा में बहती है। 365 दिन के 365 दिन एक ही दिशा में बहती है, उसी को अस्थाई या प्रचलित पवन कहा जाता है। उसी को अस्थाई या प्रचलित पवन कहा जाता है। तो वैसा पवन जो सालों भर एक ही दिशा में बहती है उसी को अस्थाई पवन या प्रचलित पवन कहा जाता है। अस्थाई पवन या प्रचलित पवन कहा जाता है। अब अस्थाई पवन या प्रचलित पवन के उदाहरण है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। अब देखिएगा, व्यापारिक पवन किसे कहते हैं, पछुआ पवन किसे कहते हैं, और ध्रुवीय पवन किसे कहते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आ जाइएगा और एक बात याद रखिएगा, जो सबसे पहला पॉइंट हम आपको बताए थे, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हमेशा पवन चलती है। अब एक बात बताइए, आप लोग अपना दिमाग लगा करके बताइए कि आप वायु दाब पेटी देख पा रहे हैं, पवन इसमें आप देख करके बताइए कि जो आपको उत्तरी गोलार्ध ये है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में पवन 30 से 35 डिग्री से 30 से 35 डिग्री पर हाई प्रेशर बेल्ट है, उच्च वायु दाब पेटी है। यहां से पवन 30 से 35 डिग्री से पवन लो प्रेशर बेल्ट विषुवत रेखा की ओर चलेगी या नहीं चले, हां या ना? हाँ। तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से विषुवत रेखा की ओर जो पवन चलती है, विषुवत रेखा की ओर जो पवन चलती है, फिर आपको दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से विषुवत रेखा की ओर जो पवन चलती है, ये जो पवन चलती है, ये जो पवन चलती है, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश रेखा से विषुवत रेखा की ओर जो पवन चलती है, इस पवन को ही व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन कहा जाता है। इस पवन को ही व्यापारिक पवन
या सन्मार्गी पवन कहा जाता है। व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन कहा जाता है। फिर इसके बाद आपको जो है दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री से 60 से 66.5 डिग्री के बीच में भी पवन चलती है। 30 से 35 डिग्री से 60 से 66.5 डिग्री के बीच में भी पवन चलती है। तो ये जो 30 से 35 डिग्री से 60 से 66.5 डिग्री के बीच में पवन चलती है, इसी पवन को हम लोग कहते हैं पछुआ पवन। क्या कहते हैं? पछुआ पवन। पछुआ पवन कहते हैं, समझ गए? पछुआ पवन कहते हैं, दोनों गोलार्ध में इसे पछुआ पवन कहते हैं। फिर इसके बाद ध्रुवीय क्षेत्र में जहां पर हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ध्रुवीय क्षेत्र में हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर, यानी 85-90 डिग्री से 60 से 66.5 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्ध में जो चलने वाली पवन होती है, इसी को कहा जाता है ध्रुवीय पवन। क्या कहा जाता है? ध्रुवीय पवन। क्या कहा जाता है? ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन कहा जाता है। तो आप थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा। ये तो हम सीधा सीधा बता दिए हैं, एक बार फिर से इस बात को बता रहे हैं और फिर दूसरे संदर्भ में इसको हम आपको परिभाषित करेंगे। दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश रेखा से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली पवन को व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन। दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री से 60 से 66.5 डिग्री के बीच में चलने वाली पवन को पछुआ पवन। दोनों गोलार्ध में 85 से 90 डिग्री से 60 से 66.5 डिग्री के बीच में चलने वाली पवन को ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन। और आप सब लोग जानते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, इन सभी अक्षांश रेखाओं को निम्न अक्षांश रेखा कहते हैं। और फिर जो 85 डिग्री 90 डिग्री है, उसको क्या कहते हैं? उच्च अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? उच्च अक्षांश रेखा। तो एक बात बताइएगा कि क्या व्यापारिक पवन के विषय में हम ये बात कह सकते हैं कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलने वाली पवन व्यापारिक पवन कहलाती है? हां या ना? हां। फिर दूसरी बात, क्या पछुआ पवन के विषय में यह कह सकते हैं कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं? हां, कह सकते हैं। फिर जो है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली पवन को ध्रुवीय पवन कह सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा है? और देखिए, ये जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली पवन है, इस पवन को व्यापारिक पवन इसलिए कहा जाता है, प्राचीन काल में यूरोप के व्यापारी, प्राचीन काल में जो यूरोप के व्यापारी हुआ करते थे, इन पवनों के सहारे ही व्यापार करने को निकलते थे। और जलमार्ग से जब इन पवनों के सहारे व्यापार करने के लिए निकलते थे, तो हवा जो है काफी तीव्र गति से उसको लेकर के आगे बढ़ जाता था, तो काफी आसानी होता था। यही कारण है कि इन पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन। क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन। समझ गए? तो ये व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन के विषय में हुआ। अब इसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो आगे है आपको मौसमी या सामयिक पवन। मौसमी या सामयिक पवन। तो मौसमी या सामयिक पवन के विषय में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज को आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे लिखाएंगे। लिखिए, देखिए इसको मारे, लेकिन दुख अब हमको हो रहा है, गुस्सा आ गया। काहे जानते हैं? अभी एक तो क्लास आ रहे थे, तो उस सेंटर पर से फोन आया, एगो लड़का जो है एगो लड़की को जो है भीड़ में दाब दिया। अब लड़की वहां पर जो है रो रो करके हमको फोन कर रही थी। हम क्लास आ रहे थे, फोन आया। ऐसे सामान्य तौर पर फोन उठाते नहीं है, लेकिन मन किया कि उठा ले। ठीक है, तो उठा लिए। तो अब वो लड़की इतना रो रही थी, सर हम लोग के लिए सीढ़ी अलग कीजिए, ये हो गया वो हो गया।
इतना वहीं से गुस्सा, जब क्लासरूम में इंटर किए थे तो उससे पहले ये लड़की के मैटर को लेकर गुस्सा चढ़ा हुआ था, ठीक है। आए पता चला आप लोग भी कांड किए हुए हैं, तो और जो है ना और माथा गर्म हो गया, समझ गए। इसको मारे लेकिन दुख अब हमको हो रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, अब तो मार लिए, जो हो गया वो तो हो गया है, समझे। तो ऐसा काम मत किया कीजिए महाराज, ठीक है। मारना नहीं चाहते हैं, जानते हैं, हम आपको मार लेते हैं, हम भर रात आज परेशान रहेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, किसी पे हाथ उठा देते हैं वो अलग बात है, लेकिन परेशान बड़ी रहते हैं। मारना नहीं चाहिए, हम नहीं किसी को मारते हैं, बहुत जल्दी नहीं मारते, मारते तो हैं लेकिन बहुत जल्दी नहीं मारते हैं, लेकिन जो है फिर हम भर रात परेशान रहते हैं। अब आज भर रात परेशान रहेंगे, कल फिर भी क्लास तो लेबे करेंगे, क्लास तो हम नहीं है छोड़ते हैं, समझ गए। तो क्लास पे इफेक्ट पड़ जाता है थोड़ा सा, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम मारे, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा ऐसा कामें करते हैं, अब क्या करें हम, ठीक है। लिखिए विश्व का पवन, लिखिएगा पवन, पवन के बहने का कारण, पवन के बहने का कारण, पवन के बहने का कारण वायु दाब में अंतर का होना है। पवन के बहने का कारण पवन के बहने का कारण वायु दाब में अंतर का होना है। पवन के बहने का कारण वायु दाब में अंतर का होना है। वायु दाब में अंतर का होना है। वायु दाब में अंतर का होना है। होना है, होना है, वायु दाब में अंतर का होना है। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू, उसी लाइन में फुल स्टॉप के बाद पवन हमेशा, पवन हमेशा उच्च वायु दाब से, पवन हमेशा उच्च वायु दाब से, पवन हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, पवन हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, पवन हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। पवन हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, चलती है। किसी भी दो स्थान के बीच, उसी में कंटिन्यू, उसी में, किसी भी दो स्थान के बीच, किसी भी दो स्थान के बीच वायु दाब में, किसी भी दो स्थान के बीच वायु दाब में जितना अधिक अंतर होगा, वायु दाब में जितना अधिक अंतर होगा, वायु दाब में जितना अधिक अंतर होगा, अंतर होगा, पवन के बहने की प्रबलता उतनी अधिक हो गई। वायु दाब में जितना अधिक अंतर होगा, जितना अधिक अंतर होगा, पवन की बहने की प्रबलता उतनी अधिक होगी। 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 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब नीचे से एक पॉइंट, पृथ्वी को, पृथ्वी को कुल 7 वायुदाब पेटी में, पृथ्वी को कुल 7 वायुदाब पेटी में, पृथ्वी को कुल 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है। पृथ्वी को कुल 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है। पृथ्वी को कुल 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है।
अब नीचे से पवन मुख्यतः तीन वर्गों में, पवन मुख्यतः तीन वर्गों में वर्गीकृत है। पवन मुख्यतः तीन वर्गों में वर्गीकृत है। मुख्यतः तीन वर्गों में वर्गीकृत है। एक नंबर में अस्थाई या प्रचलित पवन, अस्थाई या प्रचलित पवन। दो नंबर में मौसमी या सामयिक पवन। दो नंबर में मौसमी या सामयिक पवन। दो नंबर में मौसमी या सामयिक पवन। तीन नंबर में स्थानीय पवन। एक नंबर में अस्थाई या प्रचलित पवन, दो नंबर में मौसमी या सामयिक पवन, तीन नंबर में स्थानीय पवन। तीन नंबर में स्थानीय पवन। तीन नंबर में स्थानीय पवन। अब लिखिएगा, एक नंबर में अस्थाई या प्रचलित पवन। एक नंबर में अस्थाई या प्रचलित पवन। अस्थाई या प्रचलित पवन। अस्थाई या प्रचलित पवन। अस्थाई या प्रचलित पवन। डैश देकर, डैश देकर। वैसी पवन, वैसी पवन जिसकी दिशा सालों भर, वैसी पवन जिसकी दिशा सालों भर, वैसी पवन जिसकी दिशा सालों भर, वैसी पवन जिसकी दिशा सालों भर एक ही तरफ रहता है, एक ही तरफ रहता है, एक ही तरफ रहता है, उसे अस्थाई पवन कहा जाता है। एक ही तरफ रहता है, उसे अस्थाई पवन कहा जाता है। एक ही तरफ रहता है, उसे अस्थाई पवन कहा जाता है। एक ही तरफ रहता है, उसे अस्थाई पवन कहा जाता है। उसे अस्थाई पवन कहा जाता है। उसे अस्थाई पवन कहा जाता है। अस्थाई पवन तीन प्रकार के होते हैं। 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 एक नंबर में व्यापारिक पवन। एक नंबर में व्यापारिक पवन डैश देकर। एक नंबर में व्यापारिक पवन डैश देकर, डैश देकर। दोनों गोलार्ध में दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री, दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री, दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री, दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री से, दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री से, दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली, विषुवत रेखा की ओर बहने वाली, विषुवत रेखा की ओर बहने वाली पवन को विषुवत रेखा की ओर बहने वाली पवन को व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन कहते हैं। व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन कहते हैं। फुल स्टॉप। व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन कहते हैं। फुल स्टॉप। उसी में इसको व्यापारिक पवन, इसको व्यापारिक पवन इसलिए कहा जाता है, इसको व्यापारिक पवन इसलिए कहा जाता है,
इसको व्यापारिक पवन इसलिए कहा जाता है, इसको व्यापारिक पवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप के व्यापारी, क्योंकि यूरोप के व्यापारी क्योंकि यूरोप के व्यापारी इन्हीं पवनों के सहारे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी इन्हीं पवनों के सहारे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी इन्हीं पवनों के सहारे, इन्हीं पवनों के सहारे, इन्हीं पवनों के सहारे समुद्री व्यापार पर जाया करते थे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी इन्हीं पवनों के सहारे समुद्री व्यापार पर जाया करते थे, समुद्री व्यापार पर जाया करते थे। समुद्री व्यापार पर जाया करते थे। उठा के दीजिए। चलिए अब एगो बात बताइए, यहां पर हम आपको डायरेक्शन बताए हुए, आप डिसाइड कीजिएगा, थोड़ा सा हम बोलेंगे। एक बात बताइए, ये जो डायरेक्शन है इधर, इधर क्या है, कौन डायरेक्शन है, इधर क्या है, इधर हाय उत्तर पूरब है जी, हाय उत्तर पूरब। इधर क्या है, दक्षिण, दक्षिण। तो एक बात बताइए, क्या हम ये बात कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है? हाय बोलिए ना हो। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, हम कह सकते हैं हाँ या ना? हाँ। इसके बाद एक बात बताइए, इधर क्या है, ये क्या है, दक्षिण पूरब, दक्षिण, और इधर क्या है, उत्तर पश्चिम, उत्तर। यही व्यापारिक पवन दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर, दक्षिण पूरब से उत्तर। बात कुछ समझ में आया है? तो कह सकते हैं नहीं बात। व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर चलती। बात क्लियर? नीचे से लिखिए, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, तथा व्यापारिक पवन दक्षिणी गोलार्ध में तथा व्यापारिक पवन दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब से दक्षिण पूरब से दक्षिण पूरब से दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। चलिए अब 2 नंबर में हेडिंग मारिए पछुआ पवन, 2 नंबर में हेडिंग मारिए पछुआ पवन, 2 नंबर में हेडिंग मारिए पछुआ पवन, पछुआ पवन, 2 नंबर में हेडिंग मारिए पछुआ पवन, डैश देकर लिखिए। दोनों गोलार्ध में दोनों गोलार्ध में दोनों गोलार्ध में दोनों गोलार्ध में
30 से 35 डिग्री, दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री, दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री, लिखिए ना जो लिखा रहे हैं। दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश रेखा से अक्षांश रेखा से 60 से 66.5 डिग्री, 60 से 66.5 डिग्री, 60 से 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में चलने वाली, 60 से 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में चलने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं, पछुआ पवन कहते हैं। चलिए अब एगो बात बताइए, आइए बोर्ड पे, क्या यह बात कहा जा सकता है कि पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है? आए, और यही पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है? हां या ना? हां ना? बात क्लियर है? तो नीचे से लिखिएगा पछुआ पवन, नीचे से अगला पॉइंट, पछुआ पवन पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में, पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में, पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, उत्तर पूर्व से, सॉरी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, सॉरी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन लिखिएगा, ध्रुवीय पवन लिखिएगा, लिखिएगा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से, लिखिएगा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से 60 से 66.5 डिग्री के बीच में, 60 से 66.5 डिग्री के बीच में बहने वाली पवन को, बहने वाली पवन को ध्रुवीय पवन कहते हैं, बहने वाली पवन को ध्रुवीय पवन कहते हैं। बहने वाली पवन को ध्रुवीय पवन कहते हैं। सामान्य तौर पर इस पवन की प्रकृति, सामान्य तौर पर इस पवन की प्रकृति
ठंडी होती है। सामान्य तौर पर इस पवन की प्रकृति ठंडी होती है। सामान्य तौर पर इस पवन की प्रकृति ठंडी होती है, ठंडी होती है। चलिए अब आगे 2 नंबर में हेडिंग मारिए। यहां पे जो है ये मानचित्र बनाने के लायक जगह छोड़िए, ये मानचित्र बनाने के लायक जगह छोड़िए। मानचित्र बनाना है अभी नहीं, पहले बता देते हैं, समझा देते हैं, बाद में मानचित्र बनाइएगा, ठीक है। हाँ, बाद में मानचित्र बनाने के लिए जगह छोड़ना है। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आइए, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया अस्थायी या प्रचलित पवन के विषय में। अब देखिएगा दूसरा है मौसमी या सामयिक पवन। सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा, सुन रहे हैं? हाँ, देखिए मौसमी या सामयिक पवन। मौसमी या सामयिक पवन उस पवन को कहे, बकलोलवी मारेंगे फटा। मौसमी या सामयिक पवन उस पवन को कहा जाता है जो पवन मौसम के परिवर्तित होते ही अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है, या समय के परिवर्तित होते ही अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। दिन में है तो किसी और दिशा में बह रही है, और रात में कुछ और दिशा में बहने लगा। गर्मी है तो किसी और दिशा में बह रही है, ठंडी है तो किसी और दिशा में बहने लगी। तो सीधा तौर पर, टोपी खोलिए, तो टोपी खोलिए, कितना बढ़िया बाल है। दिमाग जो है ना, दिमाग को जो है ना ओपन रहने दीजिए, ओपन। टोपी उपी मत पहनिए। हम बाल कटाए थे, कितना दिन टोपी पहने? मुश्किल से 10 दिन टोपी पहने होंगे, समझ गए? एकदम लगता है सुंदर दिख के कहां जाइएगा? जीवन में एक के दिन सुंदर दिखना है, और जिस रोज घोड़ी पे चढ़िएगा, समझ गए? उसके अलावा सुंदर नहीं दिखना है। बस उस रोज सुंदर दिख जाइएगा कि ससुराल वाला सबके दुल्हा सुंदर है, समझ गए? एकदम सुंदर दिखने के चक्कर में कुछ भी। सुनिए अब, तो मौसमी या सामयिक पवन, सीधे तौर पर एक लाइन में, मौसमी या सामयिक पवन उस पवन को कहा जाता है जो मौसम के परिवर्तित होने से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, जो दिन और रात के होने से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, उसी को मौसमी या सामयिक पवन कहते हैं। मौसमी या सामयिक पवन के अंतर्गत मानसूनी पवन, स्थल समीर, जल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, ठीक है। अब देखिएगा कि जो है मानसूनी पवन, मानसूनी पवन उस पवन को कहा जाता है जो मौसम के परिवर्तित होने से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। जैसे देखिए, जो मानसूनी पवन होता है, मानसूनी पवन के विषय में हम आपको बता दे। मानसूनी पवन ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। मानसूनी पवन गर्मी के मौसम में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, स्थल की ओर चलती है। यही पवन जब शीत ऋतु आता है ना, ठंडा का मौसम आता है ना, यही मानसूनी पवन स्थल से समुद्र की ओर चलने लगता है, स्थल से समुद्र की ओर चलने लगता है। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु है तो समुद्र से स्थल की ओर जा रहा है। जैसे इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जो कि हिंद महासागर से उत्पत्ति होती है। हिंद महासागर जलीय भाग है या समुद्री भाग है, वहां से भारत की ओर आती है, भारत के स्थलीय भाग की ओर आती है, हां या ना? आए। इसके बाद
वही पवन जब मौसम परिवर्तित होता है, शीत ऋतु आता है, तो वही पवन स्थलीय भाग से समुद्र की ओर आती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन याद कीजिए, हिमालयी भाग से हिंद महासागर की ओर आती है, हाँ या ना? आए तो क्या कह सकते हैं, मानसूनी पवन ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से। क्लियर है? मानसूनी पवन यही है। फिर आपको स्थल समीर और जल समीर, देखिए इसको हम कैसे याद रखे हुए हैं। एक तो सीधा है स्थल समीर, स्थल समीर है तो स्थल से जल की ओर जाएगा, और जल समीर है तो जल से स्थल की ओर आएगा। दूसरी बात, स्थल स से सोना, सोते हैं रात में, स्थल समीर रात में चलता है। जल ज से जागना, जागते हैं दिन में, जल समीर दिन में चलता है, जल समीर दिन में चलता है। ठीक है, स से सोना, स से स्थल रात में चलता है, ज से जगना और ज से जल, जल समीर दिन में चलता है। बात समझ में आया? फिर पर्वत समीर रात में चलता है, और पर्वत समीर पर्वत से घाटी की ओर चलता है रात में, और घाटी समीर ठीक विपरीत, घाटी से पर्वत की ओर चलता है दिन में, घाटी से पर्वत की ओर चलता है दिन में। तो यहां पर जानते हैं, आपसे पूछा जाता है विशेष तौर पर, जब क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो आपसे यही पूछा गया है, स्थल समीर, जल समीर और पर्वत समीर और घाटी समीर के विषय में, रात में चलता है कि दिन में चलता है, रात में चलता है कि दिन में चलता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ बात समझ में आया? अब देखिए, अब हम ये चाहेंगे आपसे कि आप जो है इतना जगह छोड़ दीजिए, जितना भी मानचित्र बनेगा उसके आगे आप लिखिए। इतना जगह छोड़िए, अभी मानचित्र बनाने के लिए समय देंगे हम आपको, उतना जगह छोड़िए और लिखिए 2 नंबर में लिखिए, मौसमी या सामयिक पवन, मौसमी या सामयिक पवन, मौसमी या सामयिक पवन, मौसमी या सामयिक पवन लिखिएगा, मौसमी या सामयिक पवन डैश देकर लिखिएगा। वैसी पवन, वैसी पवन, वैसी पवन, वैसी पवन जो मौसम के परिवर्तित होने से, वैसी पवन जो मौसम के परिवर्तित होने से, मौसम के परिवर्तित होने से अपने मार्ग में, अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, उसे मौसमी या सामयिक पवन कहा जाता 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 है, मौसमी या सामयिक पवन कहा जाता है। यह पवन 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर में मानसूनी पवन, एक नंबर में मानसूनी पवन, यह पवन 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर में मानसूनी पवन, 1 नंबर में मानसूनी पवन डैश देकर, यह पवन ग्रीष्म ऋतु में, यह पवन ग्रीष्म ऋतु में, यह पवन ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, यह पवन ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, यह पवन ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, यह पवन ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। जैसे 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 दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, 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 वहीं 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 वहीं
यह पवन शीत ऋतु में, यह पवन शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। स्थल से समुद्र की ओर चलती है। जैसे उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन, 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 जैसे उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। अब आगे हेडिंग मारिएगा, स्थल समीर और जल समीर या कोष्ट में सागर समीर। जल समीर के कोष्ट में सागर समीर भी लिख लीजिएगा, ठीक है। स्थल समीर और जल समीर, स्थल समीर और जल समीर, स्थल समीर और जल समीर। जल समीर के कोष्ट में लिखिए सागर समीर, सागर समीर। स्थल समीर और जल समीर, जल समीर के कोष्ट में लिखिए सागर समीर, जल समीर के कोष्ट में लिखिए सागर समीर। डैश देकर लिखिए। स्थल समीर रात्रि के समय, डैश देकर लिखिए। स्थल समीर रात्रि के समय, स्थल समीर रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती है। स्थल समीर रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो वहीं जल समीर या सागर समीर, 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 जल समीर या सागर समीर, सागर समीर समुद्री जल समीर या सागर समीर दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। आगे हेडिंग मारिए पर्वत समीर और घाटी समीर। आगे हेडिंग मारिए पर्वत समीर और घाटी समीर। आगे हेडिंग मारिए पर्वत समीर और घाटी समीर। 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 डैश देकर लिखिएगा। पर्वत समीर रात्रि में, पर्वत समीर रात्रि में, पर्वत समीर रात्रि में पर्वत से घाटी की ओर चलती है। पर्वत समीर रात्रि में पर्वत से घाटी की ओर चलती है तथा घाटी समीर, तथा घाटी समीर दिन में, तथा घाटी समीर दिन में, तथा घाटी समीर दिन में, दिन में घाटी से पर्वत की ओर चलती है। दिन में घाटी से पर्वत की ओर चलती है। दिन में घाटी से पर्वत की ओर चलती है। दिन में घाटी से पर्वत की ओर चलती है। दिन में घाटी से पर्वत की ओर चलती है। दिन में घाटी से पर्वत की ओर चलती है। चलिए आइए तो अब याद कीजिए, तो आइए याद करते हैं। आ गए? आइए जल्दी जी, आ गए बोर्ड पे। पवन के चलने का कारण क्या है? वायुदाब में पवन के चलने का कारण क्या है? पवन किधर से किधर चल? उच्च वायुदाब पेटी से। पवन कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? पहला। अच्छा, वैसी पवन
जिसकी दिशा सालों भर एक ही तरफ होती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अस्थाई पवन कितने प्रकार का हो? कितना? पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए अब बताइएगा, दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाती है? दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री से 60 से 66.5 डिग्री के बीच चलने वाली क्या कहलाती है? और दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र से 60 से 66.5 डिग्री के बीच में चलने वाली पवन क्या कहलाती है? ध्रुवीय पवन की प्रकृति गर्म या ठंडी? आए कैसी? ठंडी ना। वैसी पवन जो मौसम के परिवर्तित होने से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है क्या कहलाती? मौसमी या सामयिक पवन कितने प्रकार के? मानसूनी पवन ग्रीष्म ऋतु में किधर से किधर? समुद्र से। शीत ऋतु में? अच्छा, स्थल समीर दिन में चलती है या रात में? आए। और जल समीर दिन में। पर्वत समीर रात। घाटी समीर। अच्छा, स्थल समीर स्थल से समुद्र, जल समीर समुद्र से स्थल। स्थल समीर किधर से किधर? स्थल से। जल समीर समुद्र से। पर्वत समीर पर्वत से घाटी, और घाटी समीर घाटी से पर्वत। पर्वत समीर किधर से किधर? पर्वत से घाटी, और घाटी समीर घाटी से। बात समझ में आया? चलिए अब जो है ये मानचित्र जहां पर जगह छुड़वाए थे वहां पर इस मानचित्र को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? अब इसके अलावे होमवर्क दीजिए। तो कहां है किताब? कहां है? क्या दिए थे? पेज नंबर 141 में देखिएगा, विश्व के प्रमुख देशों के संसद का नाम दिए थे। उसके बाद है प्रमुख भारतीय व्यक्तियों के उपनाम। प्रमुख भारतीय व्यक्तियों के उपनाम को याद कर लीजिएगा, 141 पेज में भी है और 142 पेज में भी है। ये पूरा टॉपिक देख लीजिएगा, प्रमुख भारतीय व्यक्तियों के उपनाम, ठीक है? चलिए ये आपका होमवर्क है, अब इसको बना लीजिए, बना करके चले जाइएगा। दूसरे सेंटर में पे मेरे टेस्ट का डिस्कशन है, हम निकल रहे हैं, 5 मिनट के बाद ऑनलाइन काट दीजिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, हमको निकलने दीजिएगा, तब आप लोग निकल जाइएगा। पहले बना लीजिए, मोबाइल में फोटो नहीं खींचना है, बना के जाना है, ठीक है? धन्यवाद।